करने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। No, that was a mistake, and we suffered for that. हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची। सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। पहलगाम की आतंकी वारदात ने पाकिस्तान को एक बार फिर से एक्सपोज कर दिया। जो पाकिस्तान एक मुल्क के नाम पर आतंक का नकाब ओढ़कर दुनिया को गुमराह करता है, वो पाकिस्तान भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से आतंक का सबसे बड़ा कबूलनामा कर रहा है। वो दुनिया को यह खुद बता रहा है कि पाकिस्तान इंसानियत जैसी रूह का नाम नहीं, बल्कि खून के प्यासे शैतान का नाम है, जहां पर इंसान नहीं बल्कि आतंकी तैयार किए जाते हैं जो इंसानियत का कत्ल करते हैं। यह कबूलनामा तब सामने आया जब पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम में खून बहाया, क्योंकि अब डर सता रहा है कि भारत घर में घुसकर मारेगा, एक एक नागरिक के खून का बदला लेगा। पाकिस्तान बाहर से गीदड़ भपकी भी दे रहा है, लेकिन वो अंदर ही अंदर भारत की तरफ से हो रही हलचल मात्र से कांप रहा है। उसे युद्ध जैसी आशंका सता रही है। सोचिए, अभी तो भारत ने सिर्फ रणनीतिक और कूटनीतिक तौर पर युद्ध छेड़ा है, लेकिन भारत की सैन्य ताकत के आगे पाकिस्तान अभी भी गिड़गिड़ा रहा है। We have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, you know. That was a mistake, and we suffered for that. If we had not joined the war against Soviet Union and later on the war after 9/11, this Pakistan's track record, was not, unimpeachable track record. हमने ये नहीं कहा, वो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं। वी डोंट नो कि कौन है, तो हमने कोई किसी किस्म की बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टेटमेंट दी थी। इंडिया जो है ना, वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहा है। और उस टेररिज्म की जो वेव है, मैं आप लोगों की वसातत से बताना चाहता हूँ कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं। और ये टिट फॉर टैट होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए। अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। तो आज की दहाड़ की चर्चा शुरू करने से पहले सवालों का जिक्र। पहला सवाल आज जिस पर रहेगी चर्चा, आतंक का जिगरी दोस्त पाकिस्तान एक्सपोज्ड, हुक्मरानों का कबूलनामा, आतंक से रिश्ता माना, काउंटडाउन शुरू, टूटेगा गुरूर, पाकिस्तान देगा टेरर लाइसेंस, भारत देगा तगड़ा जवाब, मिल गए सबूत, पाक को कबूल, जंग वाली भूख। हमारे साथ मौजूद हैं चारू प्रज्ञा, बीजेपी की प्रवक्ता, सुजाता पॉल हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, दीपक वोरा पूर्व डिप्लोमेट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी साहब रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं, मोहम्मद रफीक राथर हैं पीडीपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत इस वक्त करना चाहूंगी चारू प्रज्ञा आपके पास आते हुए, क्योंकि इस बार तो खुद डिफेंस मिनिस्टर का कबूलनामा है कि कैसे बीते 3 दशक से हम आतंक को पालते पोसते रहे, लेकिन किसके इशारे पर, इसका भी जिक्र ख्वाजा आसिफ की तरफ से किया गया। आपने ऐसे बहुत सारे डिप्लोमेटिक मेजर्स लिए हैं,
लेकिन अगर पाकिस्तान सुधरने वाला होता और वाकई में अगर ख्वाजा आसिफ की जुबान से कहूं कि हम पछता रहे हैं, हमने ये डर्टी काम किया है, तो फिर तो ये रुक जाना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान रुकेगा नहीं, तो कैसे ग्लोबली एक्सपोज पाकिस्तान को करने की तैयारी भारत की है, जिसमें पाकिस्तान कहीं का ना रहे, खास तौर से अब इस कबूलनामे के बाद जो ख्वाजा आसिफ की तरफ से सामने आया है। चलो पूर्णिमा जी नमस्ते। नमस्ते। पहलगाम में इस बार जो हमला हुआ है वो हमला केवल भारत के साहस और समृद्धि पर नहीं था। इस बार हमला हुआ है भारत के हृदय पर, और ये पुराना भारत नहीं है जो कड़ी निंदा करेगा और चुप बैठ जाएगा। नया भारत है, यहाँ पर करारा जवाब होगा, करारा प्रहार होगा। हमने कल अपने प्रधानमंत्री को सुना, हमारे प्रधानमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि चाहे धरती के अंत तक जाना पड़े हम जाएंगे, इन टेररिस्ट को पकड़ कर लाएंगे, इनके हैंडलर्स को पकड़ कर लाएंगे। देखिए हमको ऑलरेडी जमीन पर प्रभाव दिखना चालू हो गया। इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल करना कभी भी नहीं हुआ, पहले कभी भी नहीं हुआ। इतने सालों की हिस्ट्री हमारी पाकिस्तान के साथ कॉम्प्लिकेटेड रही है, दुश्मनी की रही है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रहा है, हमारी जंग हुई है, लेकिन कभी भी पानी रोका नहीं गया है भारत के द्वारा। इस बार लेकिन पाकिस्तान ने एक कदम ज्यादा आगे उठा लिया और इस बार उनको माफी नहीं है। और ये पानी रोकना केवल एक कूटनीति का निर्णय नहीं है पूर्णिमा, ये जरूरी है हम समझे कि पानी रोकना इकोनॉमिक निर्णय है, उनको ग्लोबली एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचाने का निर्णय है। और जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री कल अंग्रेजी में बोले हैं, उनका मैसेज केवल उनके देशवासियों के लिए नहीं था, उनका मैसेज पूरी दुनिया के लिए था। उनका मैसेज साफ था, स्पष्ट था कि हम आतंकवादी के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवादियों को पनाह देने वाले देशों के खिलाफ जम के खड़े हुए हैं, यूनाइटेड खड़े हुए हैं। भारत आज एक है। एंड टेकिंग दैट फॉरवर्ड, मुझे लगता है कि इस बार का जो रिजल्ट होगा वो हर बार की तरह से बहुत अलग होगा। देखिए पहले भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स करी हैं, बालाकोट हुआ है, लेकिन जैसा मैंने कहा इस बार हर बार से एक कदम आगे हमने उठा लिया है। ठीक है सुजाता पॉल जी, जब आपकी सरकार रही, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने तो बीते 30 सालों का जिक्र किया और इस दौरान यूपीए 1, यूपीए 2 की सरकार भी रही है, और ये आरोप आप लोगों के ऊपर लगते रहे कि कहीं ना कहीं आप लोगों की एक सॉफ्ट अप्रोच रही है पाकिस्तान को लेकर। आप याद करिए अमन की आशा पॉलिसी आप लोगों की रही, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा आपने पाकिस्तान को दिया, और आज जब ख्वाजा आसिफ का ये कबूलनामा सामने आता है, भले ही वो काउंटर रिएक्शन क्या होगा भारत की तरफ से उस डर से आ रहा हो, मैं उसमें नहीं जाती, लेकिन लगता है कि कहीं अगर आपकी सरकारों ने उस रुख को सॉफ्ट ना रख के हार्ड हिटिंग रखा होता, पाकिस्तान की असलियत को पहचाना होता, तो शायद हम ऐसे हमलों को रोक पाने में समर्थ होते। मुझे तो आपकी समझ पर बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि आज देश एक साथ खड़ा है, अपनी सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन शायद आपको याद कराना पड़ेगा कि ऑफिशियल डेटा के हिसाब से जो हमारे नागरिक थे उनके साथ जो आतंकवादी घटनाओं के कारण करीबन 707 लोग 2004 में मौत के घाट उतारे गए आतंकवादियों के द्वारा, वो जो संख्या है वो 15 हो गई थी 2013 तक आते आते। ये इंदिरा गांधी जी ही थी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। मगर जब आप ये बात कर रही हैं कि 2000 मतलब जब कांग्रेस की सरकार थी तो सॉफ्ट अप्रोच रखा जाता था, तो प्रधानमंत्री तो गए थे ना, लेकिन मैं उसमें पढ़ना ही नहीं चाहती कि वो नवाज शरीफ जी के यहाँ बिना बुलाए गए थे या अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी कोशिश करी थी। हम सब कॉन्टिनेंट का सबसे मजबूत देश है और हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने आप को मजबूत रखें और दूसरे देश जो आसपास के हैं उनको भी पता रहे कि हम कितने शक्तिशाली है। पाकिस्तान ये अच्छी तरह से जानता है, इसलिए मुझे लगता है कि जो 2022 में भी हमने देखा कि कश्मीरी पंडितों की किस प्रकार से टारगेटेड किलिंग्स जो बढ़ गई थी, वो बेहद दुखदाई थी हम सब के लिए। पैंडेमिक के दौरान 1 लाख से भी अधिक जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं फौज में वो घट गए थे और उसके कारण भी हमारी जो संख्या है वो कम है। और ये तो सरकार ने माना है ना कि इस बार चूक हुई है, इसलिए कहीं पे भी सॉफ्टनेस दिखाने का कोई मतलब नहीं होता है। आज भी अगर हम ये कह रहे हैं कि जो हमारी सरकार करेगी हम उनके साथ है, जो निर्णय सरकार लेगी पाकिस्तान के खिलाफ हम उनके साथ हैं, तो इस बात को समझना चाहिए। और इस बात पर आपकी 100 नहीं 1000 बार नहीं मैम, इन्फिनिटी बार
आपकी तारीफ है, कांग्रेस की तारीफ है। जब कांग्रेस ने ये बोला कि पीओके पर आप कार्रवाई करो, पीओके आतंक की जड़ है, सरकार जो फैसला लेगी हम आपके साथ हैं। आपको मेरी सोच पर तरस आ सकता है मैम, लेकिन मेरे फैक्ट्स को तो, जो फैक्ट्स हैं मैंने उनको तो मिसकोट नहीं किया। मैंने उसमें से कुछ तो गलत नहीं बोला, अगर है बोला तो बता दीजिएगा, मैं उसको भी स्वीकार लूंगी। आपने सुनिए मैम, मैं दोषारोपण नहीं कर रही हूं, मैं वो 30 सालों का जिक्र कर रही हूं जो ख्वाजा आसिफ ने किया। शायद आप मेरे सवाल को बेहतर तरीके से समझ नहीं पाई, मे बी, लेकिन उन्होंने 30 सालों का जिक्र किया और इन 30 सालों में आपकी सरकार भी रही, बदलती सरकारों की अप्रोच भी बदलती रही और आपकी सरकार के समय ऐसे बहुत सारे समझौते हुए, जिसमें शिमला समझौता भी था, इंदिरा गांधी की तरफ उस दौरान रहते हुए वो समझौता भी किया गया था। मैंने उन फैक्ट्स का जिक्र किया जिसमें मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा था, अमन की आशा आपकी एक नीति रही है और इस पर आरोप लगते रहे कि आपके ऊपर एक इंटरनेशनल प्रेशर था कि आप एक सॉफ्ट कॉर्नर रखें। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको ब्लेम कर रही हूं, मैं 30 सालों के इतिहास को एक बार दोहराने की कोशिश कर रही हूं, ये समझते हुए कि क्या हम एक बेहतर अप्रोच के साथ बढ़ सकते थे या नहीं बढ़ सकते थे। दैट्स ऑल। पूर्णिमा जी ठीक है आपकी बात, लेकिन इसमें मैं ये जोड़ दूं कि 30 साल, पहली बात तो जो एक पाकिस्तानी बोलेगा हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, ना उसकी बात को मानेंगे, क्योंकि अगर 30 साल वो कह रहे हैं तो वो पिछले 11 सालों की भी बात कर रहे हैं, वो हमारे कार्यकाल की भी बात कर रहे हैं, उसके पहले के अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल की भी बात कर रहे हैं। इसलिए आप और मैं पाकिस्तान के खिलाफ तो आज एक साथ खड़े हैं ना पूर्णिमा जी, तो हम उनसे लड़ेंगे। और इसलिए मैंने ये बात कही कि हमें आज उन पर सवाल करना है, आपको, मुझको, चारू प्रज्ञा जी को मिलकर इस आतंकवाद से लड़ना है, ये कहने की बात है जी। और मैं ख्वाजा आसिफ की बात के लिए ये जरूर कहूंगी, टिट फॉर टैट वो कह रहे हैं ना, उनको दिस फॉर दैट का भी मतलब नहीं पता, तो वो टिट फॉर टैट क्या करेंगे? अपने देश को संभाल नहीं सकते, वहां तो बलोच में जिस तरह से उनकी आर्मी का विरोध हो रहा है, जिस तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिस तरह से गरीबी है, वो उसको तो संभाल ले। हमें अगर वो धमकी देंगे तो हमारी सेना इतनी मजबूत है कि ऐसा कड़ा जवाब दे सकती है कि वो अपनी नानी दादी सबको याद करते फिरेंगे, मगर पैरों पर तो अपने कभी खड़ा नहीं हो पाएंगे। ठीक है, रफीक रादर साहब आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा विक्टिम प्लेइंग करता रहा सर, और क्योंकि कश्मीर से होने के नाते, क्योंकि बॉर्डर शहर होता है और ऐसे में बहुत करीबी आप रहे, कश्मीर में बिगड़ते हालातों को हमने देखा, कश्मीर में टेररिस्ट अटैक्स हमने देखे, कश्मीर में हमने पत्थरबाजी देखी, कश्मीर में हमने सेना को, उस यूथ ने अपोज किया कैसे, वो तस्वीरें भी हर किसी ने देखी। और अब तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अपने उस डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज कर चुका है। जब ये खुद कहता है कि हम 30 साल से आतंक को पाल पोस रहे थे, हम उसको फंड कर रहे थे, हम उसको पोषित कर रहे थे, तो आज पीडीपी का थॉट क्या है इस कन्फेशन पर जो डिफेंस मिनिस्टर ने किया है? देखिए पूर्णिमा जी, जो वाक़ा पेश आया, बदकिस्मती से मेरी सरजमीन पर, मेरे साहिल पर, जम्मू कश्मीर में ये हादसा हुआ, और कोई मामूली हादसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, ये जम्मू कश्मीर की कल्चरल इथॉस और हमारे सोशल फैब्रिक और हमारी सोच और हमारी इज्जत और एहतराम और हमारी इकानमी, अगर जम्मू कश्मीर के लोगों पर हमला है, और बार बार हमारी पार्टी और हमारे लीडर और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के सारे लोगों ने बेक वक्त इसके खिलाफ आवाज उठाई। और मैं आपको मुबारक भी देना चाहूंगा कि पहली बार हमने देखा कि जम्मू और कश्मीर के लोग आपस में मिले और एकदम एक स्पॉन्टेनियस एक रिएक्शन था, और सारा का सारा जम्मू कश्मीर बंद रहा। शायद ही कोई स्टेट में कहीं हड़ताल हुई हमारे मुल्क में, लेकिन जम्मू कश्मीर सारा का सारा बंद रहा। और शायद ही कोई घर ऐसा होगा, शायद ही कोई फर्द ऐसा होगा, शायद ही कोई शख्स और इंसान ऐसा होगा या किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो जिसकी आंखों में आंसू ना आए हो, जिसने इस दर्द को फील ना किया हो। और ये दिल से हम कह रहे हैं। रहा सवाल आपके सवाल का जहां तक ताल्लुक है, तो मैं समझता हूं, मुझे पाकिस्तान से क्या गिला। पाकिस्तान 30 साल से हम देखते आ रहे हैं कि किस तरह से हमारे मामलात में मदाखलत हो रही है, और ये होता रहा है। और कभी और बड़े बड़े कांड हुए, आपको पता है, छत्तीसगढ़ हुआ, वंदामा हुआ,
इस तरह बड़े बड़े हादसे हुए यहाँ पर, जहाँ पर 50-50, 60-60, 100 लोग भी मारे गए। तो हम ये पिछले 30 साल से भुगत रहे हैं, और सबसे ज्यादा इसका जो खमियाजा है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को, पर पीडीपी कभी सड़कों पर उतरी? कश्मीर के लोगों को, जहां तक पीडीपी कभी सड़कों पर उतरी ये कहते हुए कि हम विरोध करते हैं? पीडीपी सड़कों पर उतरी। और एक बात और सर, राठौर साहब एक बात और बस, राठौर साहब एक बात और, एक बार बस ये कह दीजिए कि जो पहलगाम में हुआ वो टेररिस्ट अटैक था, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटैक, ना कि हादसा, कह सकते हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर मैं इसको नहीं बात सुनिए, अगर मैं इसको टेररिस्ट अटैक नहीं कहूं तो क्या कहूं? एग्जैक्टली, आपको बस करेक्ट कर रही थी क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने कहा कि हादसा हुआ था, बस इसीलिए मैंने आप बात सुनिए जी, बात सुनिए जी, आपने सर कहा हादसा हुआ था, आपको शायद पता नहीं चला होगा, आपको पता नहीं चला होगा। राठौर साहब, राठौर साहब, राठौर साहब, राठौर साहब, they were not my words, they were your words. They were your words. You called it hadsa, an accident. It is my duty to correct you that it was not an accident. It was a terrorist attack sponsored by Pakistan. It was not an accident, sir. It was not an accident. It was not an accident, sir. It was not an accident. मैं बिल्कुल नहीं चिल्लाऊंगी, मैं बार बार नहीं दोहराऊंगी, लेकिन एक लाइन में कहूंगी कि it was not an accident. It was not an accident, sir. It was not an accident. It was not an accident, though. तब भी सर ये हादसा नहीं था, तब भी ये हादसा नहीं था। और जहां तक टीडीपी का ताल्लुक है, आपने देखा होगा कि एक्स चीफ मिनिस्टर अपने साथियों को लेकर सारे के सारे मिनिस्टर जो साथ कर रहे हैं, जो एक्स मिनिस्टर्स हैं, लीडर्स हैं, बड़े बड़े, सारे के सारे श्रीनगर में निकले और उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और इसको बहुत अच्छी बात है सर। और मुझे आपको उस हादसे शब्द पे टोकने का, मैं बस इतनी उम्मीद करती हूँ कि फायदा ये होगा कि कल से जब आप डिबेट में जुड़ेंगे तो जो हमला हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ, उसको आप हादसा नहीं कहेंगे। और ये मेरा रिएक्शन इसीलिए निकला सर क्योंकि कल भी पीडीपी की प्रवक्ता मेरे साथ थी और शौकिया वो मेरे साथ थी और उन्होंने भी इसे हादसा बताया था, इसीलिए फौरी तौर पर मैंने आपको भी सोचा कि मुझे करेक्ट करना चाहिए। कर्नल टीपी त्यागी सर, आपके पास आते हुए, जो आज ख्वाजा आसिफ कबूलनामा दे रहे हैं, इस कबूलनामे की वैसे सर जरूरत तो नहीं थी क्योंकि एक ऐसा सच है जो पूरा हिंदुस्तान हमेशा से जानता है, लेकिन ये कबूलनामा पाकिस्तान के डबल स्टैंडर्ड को, उसकी विक्टिम प्लेइंग को कैसे एक्सपोज करता है और भारत का ग्लोबल मंच पे इस कबूलनामे को लेकर जाना पाकिस्तान के लिए किसी स्ट्रिक्ट एक्शन का कितना मजबूत आधार बनता है? टीपी त्यागी सर। कबूलनामा अब ना देना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो गया था क्योंकि जब तहव्वुर राणा को हिंदुस्तान लाया गया तब ये चीजें क्लियर हो गई थी कि पाकिस्तान जो आज तक चिल्लाता रहा कि जो कुछ हो रहा है वो नॉन स्टेट एक्टर्स कर रहे हैं, लेकिन जब उसमें मेजर अली और मेजर इकबाल का नाम आया जो पाकिस्तान की ISI के अंदर बाकायदा तैनात थे, तब ये क्लियर हो गया, हालांकि क्लियर पहले से था लेकिन तब क्लियर हो गया कि पाकिस्तान एज ए स्टेट आतंकी पॉलिसी में इन्वॉल्व है। और ये अगर अब भी ये कबूलनामा ना करते तो फिर इनडायरेक्टली प्रूव तो ये हो ही चुका था, लिहाजा वो तो कोई अब बड़ी बात नहीं है, सारी दुनिया जान गई है, समझ गई है। अब मैं बताना ये चाहता हूं कि अगर 26/11 में जब अटैक हुआ था और जो एक मैसेकर था, अगर उसके बाद हमने बदला ले लिया होता, जो भारत की खास तौर पे इंडियन एयरफोर्स जिसकी वकालत कर रही थी, तो शायद ये पहलगाम वाली इंसिडेंट ना रही होती, या जो हमारी गलतियां रही वो ये रही कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक तो की, हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक तो की, लेकिन इनके बाद में क्या एक इंसिडेंट हुई है? क्या वो श्रद्धालु जिस बस में जा रहे थे, क्या एक किस्म से वो टूरिस्ट नहीं थे? क्या उन पर हमला नहीं था? क्या उससे पहले हमले नहीं थे? यानी कि ये सरकार भी और इससे पुरानी सरकार भी जो आतंकी हमले होते रहे
उनमें उनको सीरियसली नहीं लिया गया, उनका तुरंत जवाब नहीं दिया गया। मैं एक लॉजिक देता हूं, अगर मेरे घर में आग लग जाए तो क्या मैं उसे बुझाने से पहले संविधान की धाराओं का विश्लेषण करूंगा? मैं उसे तुरंत बुझाने का प्रयास करूंगा। मैं एक जूनियर ऑफिसर हूं, कर्नली हूं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि क्विक एक्शन, इफेक्टिव एक्शन, immediate action is much more important and effective than a bigger action, a bigger surgical strike। खैर कम से कम वर्तमान सरकार में सर्जिकल स्ट्राइक तो हुई, बालाकोट एयर स्ट्राइक तो हुई, उससे पहले वाली सरकारों में तो वो भी नहीं हुई। पर अब इसको भी छोड़ दीजिए। अब मैं जरा सी बात जल संधि की करना चाहता हूँ। उस समय में इंडस वाटर ट्रेटी, यानी कि जिसे सिंधु जल संधि कहते हैं, उसमें हमारे तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर जरा ज्यादा ही दरियादिल हो गए और हमने पानी के बंटवारे में अपने पास 20% रखा और पाकिस्तान को उसके अधिकार से अधिक 80% दे दिया। इतना ही नहीं, वहां पे हाइड्रोलिक इक्विपमेंट बनाने के लिए, वियर बनाने के लिए, वहां पे नहरों का जाल बिछाने के लिए हमने 6 करोड़ पाउंड भी उनको दिए। और ये संधि थी। संधि किसमें होती है? क्या दुश्मनों में कभी संधि होती है? संधि होती है दोस्तों में। तो ये संधि थी। ये बात हमने आज लिख के भेज भी थी पाकिस्तान को कि संधि मैत्रियों में होती है। पाकिस्तान हमारा मित्र रहा नहीं, तब से लेके आज तक हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचता रहा। आज उनके ख्वाजा साहब ने खुद इस बात का उदाहरण दे दिया कि हमारी सरकार और हमारी आर्मी इस आतंकवाद का समर्थन करती रही है, यानी कि वो मित्र नहीं पर है। इसका मतलब त्यागी साहब ये तो क्लियर है ना कि आज तक आतंकवाद को लेके, वोरा साहब वेलकम, बस आती हूँ आपके पास सर। त्यागी साहब, इसका मतलब तो ये बहुत क्लियर है ना कि अभी तक जितने आतंकवादियों ने जो हमले किए, भारत में शांति को भंग करने की कोशिश की, 26/11 से लेके तमाम हमले, भारत की तरफ से जितने डॉजियर सौंपे गए, भारत की तरफ से जितने सबूत सौंपे गए, पाकिस्तान इसे लेकर झूठ बोलता रहा। पाकिस्तान बार बार उसको सिर्फ कवर करता रहा। तो फिर आज सर ऐसा क्या हो गया कि ख्वाजा आसिफ को यह कहना पड़ा कि 3 दशक से हम नहीं कर रहे? अब मैंने आपको बताया, आपने सुना नहीं। अब वो इस बयान को डिले कर ही नहीं सकते थे। मैंने आपको एग्जांपल दी कि मेजर अली और मेजर इकबाल, ये दोनों किसके साथ जुड़े थे? तौवर राणा के। तौवर राणा को अमेरिका से लाया गया यहाँ पे। जब वो आ गया तो अब कैसे कहें कि क्या मेजर अली और मेजर इकबाल के उससे संबंध नहीं थे? और अगर थे तो इसका मतलब स्टेट एक्टर है, नॉन स्टेट एक्टर के ऊपर नहीं डाल सकते। तो आप इस बयान को आप इससे ज्यादा डिले कर ही नहीं सकते नहीं, थे। लेकिन सर वो तो साथ में परमाणु हमले की भी बात ही कर रहे हैं ना। वो तो साथ में ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास भी है, उनके पास भी है, और जो पाकिस्तान करेगा हम उसका जवाब भी देंगे, जो भारत करेगा पाकिस्तान उसका जवाब भी देगा। वो तो साथ ही ये भी कह रहे हैं ना सर। देख, मैं आपको इतना बता दूं, जो ये परमाणु की बात है ज्यादातर लोग समझते नहीं। अब दरअसल में मैं ये खुलासा नहीं करना चाहता, इतना कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर बम हैं। यानी कि जैसे उनके एक मंत्री कहा करते थे कि हमारे पास 1-1 किलो के बम हैं। वो टैक्टिकल न्यूक्लियर बम लिमिटेड यील्ड के होते हैं, वो थोड़े एरिया के अंदर नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे लड़ाई के मैदान में कोई एक बटालियन अगर एक्शन में है तो उसके एक टैक्टिकल बम से पूरी की पूरी बटालियन तबाह हो जाएगी, ये सच है। लेकिन हिंदुस्तान की हालांकि न्यूक्लियर पॉलिसी के अंदर यह है कि हम पहली बार में कोई किसी देश के ऊपर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारे ऊपर होता है तो फिर हमारे ऊपर ये पाबंदी नहीं है कि टैक्टिकल बम का जवाब टैक्टिकल बम से दें। हम उसका जवाब स्ट्रेटेजिक बम से भी दे सकते हैं। 100 सुनार की और 1 लोहार की। अगर हमने एक स्ट्रेटेजिक बम पाकिस्तान पर डाला तो फिर रावलपिंडी और इस्लामाबाद अपना निशान ढूंढते रह जाएंगे। तो लिहाजा न्यूक्लियर बम की धमकी से हम नहीं डरते, और ना अगर न्यूक्लियर बम की धमकी से डरना होता तो क्या सर्जिकल स्ट्राइक होती? क्या बालाकोट एयर स्ट्राइक होती? क्या कारगिल का वार होता?
तो हम न्यूक्लियर धमकी से ना डरे, ना ठीक है हमें सर। डरने की आवश्यकता है। ठीक है, और अभी भी हम वही हमें रोना करना गाना है। कि हम उम्मीद करते हैं कि दोनों देश बातचीत के जरिए सुलझा ले मुद्दे को। अरे बातचीत तो तब होती जब आप आतंकवाद को ना पालते पोसते, ना कश्मीर में ये सब कुछ करते। दीपक वोरा साहब, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि ख्वाजा आसिफ का जो स्टेटमेंट आया और जो कबूलनामा है उस पर हम सर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान वेस्टर्न मीडिया में एक नैरेटिव को सर स्टैब्लिश करता रहा, और मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इसीलिए कंफ्यूजिंग है सर कि इंटरनेशनल मीडिया में आपने एक नैरेटिव सेट किया, भारत को हमेशा आपने झूठा बताया, और आज जब आपके सर पर पड़ गई, आपको यह पता है कि अब बचने के लिए शायद ही कोई बिल बचा होगा, तो आपने फौरन ये कह दिया कि भाई 30 साल से हम ये कर रहे हैं, लेकिन किसके इशारे पर कर रहे हैं? हम यूएस के इशारे पर कर रहे हैं, हम वेस्टर्न कंट्रीज के इशारे पर, इंक्लूडिंग ब्रिटेन, हम इनके इशारे पर ये कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान अब कौन सा गेम खेलना चाहता है ये करके? बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जब भी आपके चैनल पर होता हूँ और आपके विशेषज्ञ पैनल पे जो है कर्नल साहब हैं, बहुत अच्छा लगता है, उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, और आप तो खैर आउटस्टैंडिंग है, आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। ये बेवकूफ मंत्री जो है मैम, हम तो चाणक्य की संतान है, 74 साल की मेरी उम्र है, 52 साल मुझे कूटनीति में हो गए। इस गधे ने क्या बोल दिया है कि हमने अमेरिका के कहने पर आतंक फैलाया था, ब्रिटेन के कहने पर आतंक फैलाया था, पश्चिमी देशों के कहने पर आतंक फैलाया था। इसका मतलब आपका आइडियोलॉजिकल टेररिज्म नहीं है, आपका मर्सनरी टेररिज्म है। जो आपको पैसे देता है आप आतंक फैलाते हो, और अब आप चीन के कहने पर आतंक फैला रहे हो अगेंस्ट इंडिया। तो ये जो है मैम, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स और जितने पश्चिमी देश हैं, वो दे मस्ट बी हॉरिफाइड, मेरे जैसे उनके जो डिप्लोमेट्स होंगे, कि ये बेवकूफ क्या कह बैठा है। दे आर गोइंग टू डिनाई इट। वो बहुत नाराज होंगे कि तू क्या बोल रहा है कि हमारा देश जो है, हमारे जो मुल्क है, हम अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं, हम भी टेररिज्म में विश्वास करते हैं। सब जानते हैं वो करते हैं, लेकिन आप खुलासा क्यों कर रहे हैं? तो ये कंफ्यूजन है इसके में, ये बौखला गया है। दूसरी आखिरी में चीज बताना चाहता हूं, अभी कर्नल साहब इंडस वाटर ट्रीटीज की बात कर रहे थे मैम। एक सवाल, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं। हमारा बंटवारा हुआ था 1947 में, ट्रीटी हुई थी 1960 में। 13 साल हमको क्यों लग गए थे? 9 साल की इस बात की डिस्कशन थी, क्योंकि जब ब्रिटिश टाइम का जो पंजाब था, यूनाइटेड पंजाब, उसको बांटा गया वेस्ट पंजाब और ईस्ट पंजाब में, तो एक लकीर खींची गई, और जो इरिगेशन सिस्टम का दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सिस्टम था एट दैट टाइम, उसके सारे हेडवर्क्स कंट्रोल भारत में थे। तो पाकिस्तान रोता हुआ गया अपने ससुर ब्रिटेन के पास, हाय मैं मर गया, ये तूने क्या कर दिया? तो फिर हमने वो ट्रीटी को किसने स्वीकार किया, क्यों किया, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। इतना ही कहूंगा कि हमने उसको मान लिया ट्रीटी को, और हमने, जैसा अभी कर्नल साहब ने बताया, इतने सारे पैसे दिए। उस समय उससे हम 125 टन सोना खरीद सकते थे, आज तो खैर बहुत कम सोना खरीदेंगे क्योंकि बहुत महंगा हो गया। तो ये कुछ चीजें हैं। अब जो मीटिंग आज हुई है, मेरा ये मानना है मैम कि अब हमने ये फैसला कर लिया है कि इस ट्रीटी को, अभी तो हमने अबेयंस में रखा है, लेकिन ये जो इरिगेशन का पानी हम दे रहे हैं, अगर उस समय बंद कर दिया होता पाकिस्तान मर जाता, पाकिस्तान पंजाब सूख जाता। अब हम वही करने वाले हैं। तो ये टोटल, इसको फ्रेंच में कहते हैं tous azimuts, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन वी आर टेकिंग। डिप्लोमेटिक हमने ले लिया, आपने देख लिया, इकोनॉमिक हमने ले लिया, वो भी आपने देख लिया। अब बचता है मिलिट्री एक्शन, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। पाकिस्तान को मैम आप उनका माइंडसेट बदल नहीं सकते। वो जीते हैं, कहते हैं हम जीते हैं जिहाद के लिए, हम जिंदा रहते हैं भारत को तंग करने के लिए, दुनिया में जिहाद फैलाने, दुनिया में आतंक फैलाने के लिए। तो एक ही तरीका है मैम, और मैं एक अपने अमेरिकन फ्रेंड ने जो मुझे मैसेज भेजा है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अंग्रेजी में है, उसको हिंदी में अनुवाद करके कह देता हूँ आपको। दिस इज, मेरा अपना एक ग्रुप है सेनेटर्स का, कांग्रेस पीपल एकेडमिक्स का। उसने कहा है, Pakistan's existence is no benefit to mankind. Pakistan's death is no loss to mankind. इससे आगे मैं क्या बोलूंगा मैं? राइट सर। चारू, वापस आपके पास आते हुए, और क्या आपको लगता है कि हम सब इस बात का इंतजार कर रहे हैं? 5 बड़े फैसले सरकार की तरफ से बता दिए गए कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है आगे को स्ट्रैटेजाइज करने के लिए, और मैं ये भी मानती हूँ कि अगर सरकार कोई मिलिट्री एक्शन प्लान भी कर रही है तो उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए और सीधे एक्ट उस पर करना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम जो कबूलनामा पाकिस्तान का, आपको लगता है कि ग्लोबल मिलिट्री अलायंस के सामने इसे रखना और ग्लोबल मिलिट्री अलायंस को अपने साथ लाना, जो अभी अभी वोरा साहब ने कहते हुए एंड की है अपनी बात, आपको लगता है कि वहां तक भी जाना पड़े तो जाना चाहिए पाकिस्तान को लेकर? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और पूर्णिमा जी, अगर आप ये देखेंगी, आज भारत के पीछे पूरा विश्व खड़ा है क्योंकि भारत सही है।
बहुत लंबे समय से हम पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को झेल रहे हैं। हमारे देश में बार बार प्रहार ये लोग करते हैं। वो कहते थे ना बार बार, वी विल मेक इंडिया ब्लीड विद 1000 कट्स। अब इंडिया ब्लीड नहीं करेगा, अब इंडिया आपको ब्लीड कराएगा। जिसने हमारा खून बहा है अब उनको पानी के लिए भी तरसना पड़ेगा। एंड दिस इज द स्टैंड ऑफ न्यू इंडिया। लेकिन जो पाकिस्तान को ऐसे लगता है दुनिया के सामने थोड़ा बहुत जाके रोना गाना करेंगे और कोई उनकी बात सुनेगा, देखो ऐसा होने वाला है नहीं, क्योंकि वो यूएन की बात करते हैं। लेकिन यूएन ने जिन लोगों को आतंकवादी घोषित किया है वो कहाँ जाकर छुपते हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर वो ओसामा बिन लादेन हो या फिर वो हाफिज सईद हो। यूएन के द्वारा ग्लोबली जिन लोगों को आतंकवादी कहा जाता है वो छुपने के लिए, श्रेय ढूंढने के लिए पाकिस्तान जाता है। आज तक हमने कभी पाकिस्तान के मुंह से सुना है, सरकार के, आर्मी के, आईएसआई के मुंह से सुना है कि आतंकवादी हमारी जमीन पर नहीं रहेगा? अरे वो तो वेलकम करते हैं ऐसे लोगों का। आज वो लोग खुले तौर पर गर्व से इस बात को कहते हैं कि आतंकवादी नहीं थे, मुजाहिदीन थे, फ्रीडम फाइटर्स उनको कहते हैं, उनको ऑनर करना चाहते हैं। तो भाई ऐसे लोगों की बात हमें बिल्कुल सुनने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा देश, मैं गर्व के साथ कहती हूँ, हमारा देश ऐसा है जिसने कभी भी किसी पर पहला प्रहार नहीं किया। लेकिन अगर आप हमारे देश की आत्मा पर अब वार करोगे तो जैसा मैंने कहा, खून का बदला हम आपको खून से नहीं देंगे, हम इस तरीके से देंगे कि आप पानी की बूंद बूंद के लिए तरस जाओगे। सुजाता पॉल जी, पाकिस्तान जिसने 26/11 के मास्टरमाइंड को पनाह दी, हकीकत हर कोई जानता है। पाकिस्तान जिसने कश्मीर में आतंक की खेती की, हर कोई जानता है। अमेरिका की बात उसने की थी, अमेरिका ने किस तरीके से एबटाबाद में ऑपरेशन को अंजाम दिया ओसामा बिन लादेन को लेकर। अगर वाकई में अमेरिका आतंक को सपोर्ट कर रहा होता तो चुपचाप से जाके ओसामा बिन लादेन को खत्म नहीं कर देता और पाकिस्तान के कानों को हवा नहीं लग पाई उस दौरान। लेकिन सबसे बड़ी बात साथ साथ ये है कि हम बार बार ये कहते रहे कि स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है पाकिस्तान का। कैसे पाकिस्तान को हम आतंकी राष्ट्र घोषित करें और ग्लोबल मंच पर सबका साथ आना, क्योंकि आतंकवाद एक ऐसा जहर है जिससे पूरी दुनिया इस वक्त उसको झेल रही है, उससे पीड़ित है। क्या ये सही समय है, अभी समय है कि पाकिस्तान को उसकी असली औकात ग्लोबल लेवल पर दिखाई जाए ताकि दोबारा से ये सांप अपना फन ना उठा पाए और इसको पूरी तरीके से कुचल दिया जाए? बिल्कुल सही कहा आपने पूर्णिमा जी। और कितनी शर्म की बात है कि पाकिस्तान अपनी सच्चाई को लोगों के सामने बार बार लाकर दिखाता है। मासूमों को की हत्या करने वाला क्या कोई फ्रीडम फाइटर बुलाएगा उसको? अगर एक बार को आपने मान भी लिया कि किसी जिनको ये लोग मुजाहिदीन या फ्रीडम फाइटर कहते हैं कि वो देश के लिए लड़ रहे हैं, क्या वो बच्चों को मारेगा? क्या वो महिलाओं को मारेगा? क्या वो धर्म के बारे में पूछ कर मारेगा? नहीं, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है और पाकिस्तान की फौज इनके पीछे खड़ी है। और भारत ने बार बार कोशिश भी करी है इनके साथ बेहतर रिश्ते करने के लिए, लेकिन आज ये साफ हो गया है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ हो गई है। पाकिस्तान अपने आप को न केवल अमेरिका के सामने भी लाचार महसूस करता होगा, परंतु आपको ये भी जरूर कहूंगी कि चीन के सामने भी वो लाचार है, क्योंकि चीन केवल उसका इस्तेमाल कर रहा है और चीन अपने रिश्ते बाकी दुनिया के देशों से खराब करने वाला नहीं है, छोटे से भिखारी जैसे देश पाकिस्तान के लिए। तो सच्चाई है कि इस वक्त ये आइसोलेट भी होंगे और इस वक्त इनके ऊपर कड़े से कड़ा प्रहार किया जाना चाहिए, क्योंकि वो तस्वीरें आप और मैं, पूरा भारत भूलेगा नहीं जो हमने पहलगाम में देखा। जिस तरह से आज पूरा देश एक साथ आया है, पूरी दुनिया की ऊर्जा भी हमारे पीछे खड़ी है, तो जरूरत ये है कि हमारी सरकार अपनी सेना के माध्यम से हो, डिप्लोमेटिक चैनल से हो या किसी भी तरीके से जो निर्णय लेगी उसमें हम उनके साथ हैं। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद भी हमने कहा था कि जो सिंधु ट्रीटी है उसको हम कैंसिल कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो नहीं हो पाया था। मगर इस बार मैं तो यही उम्मीद कर रही हूँ कि हमारी सरकार ये समझ ले कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है और सिंधु ट्रीटी में भले ही ये बायलैटरल ना हो, भले ही इसमें एक तीसरा एलिमेंट हो, लेकिन कड़े से कड़ा जो निर्णय है वो ले सरकार और हम उनके साथ खड़े हैं। जी ठीक है। राठौर साहब, पहले ही कह रही हूं कि शायद आपको मेरी बात खराब लग सकती है, सर बहुत आग बबूला इसमें होने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस पूछना चाहती हूं कि अब तो ये नहीं कहा जाएगा ना कि पाकिस्तान से आइए बात कर लेते हैं।
लेट्स सिट एंड टॉक विद पाकिस्तान। अब तो नहीं कहेगी ये पीडीपी? नहीं, अगर आपके पास और भी कोई ऑप्शन अवेलेबल है तो हमने तो बार बार कहा है कि अगर आप जम्मू कश्मीर का मसला हल करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं पीओ को अपने साथ मिलाना, तो उसके लिए आपको इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। हमारा इनिशिएटिव ये था कि बातचीत करें। आप कह रहे हैं कि नहीं जी बातचीत नहीं होनी है, तो इसके अलावा अगर आपके पास अच्छा ऑप्शन है, बेहतर ऑप्शन है, तो हमें क्या दिख नहीं रहे अभी जो चल रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ, आपने देखा कि कल यहाँ पर ऑल पार्टी मीटिंग थी जम्मू कश्मीर में। मतलब आप अभी भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, जो ऑप्शन देश हित में होगा, जो ऑप्शन हमारी सरकार लेगी और जम्मू कश्मीर के लोग उसके साथ है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उस इनिशिएटिव के साथ है। पाकिस्तान ने कश्मीर में खून पर खून बहा दिया। जो कल हम लोग पाकिस्तान ने कश्मीर में खून पर खून बहा दिया। पाकिस्तान ने जब जो किया, महबूबा मुफ्ती ने उसे कश्मीरियों की आवाज बताकर हमेशा ढाल बनाने की कोशिश की। आप लोग कहते रहे कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, आज भी आप कह रहे हैं कि इसके अलावा कोई बेहतर रास्ता हो तो बताइए। सर बोलिए ना, मिसाइल लॉन्च कर दें, बोलिए ना कि जो फ्री हैंड सेना को मिला है सरकार कर दे, मेरी बात सुनिए, खत्म कर दे इस्लामाबाद को। बोलिए ना लाहौर पे सीधे दाग दे बम। मेरी बात सुनिए, अगर आपने माइंड सेट बनाया है कि मैं क्या कहूं तो वो मैं नहीं कह सकता जो आप मुझसे कहलवाना नहीं, पर मुझे कम से कम अब इस बात की उम्मीद तो नहीं थी कि आप कहेंगे कि अभी भी पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। अभी भी आप कहेंगे कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, इस बात की उम्मीद तो सर मुझे नहीं थी। इस बात की मुझे उम्मीद नहीं थी, और मेरे शब्दों को आप अपनी जुबान में पिरोएं या ना पिरोएं सर, लेकिन देश की आवाज 140 करोड़ भारतीयों की आवाज को तो कम से कम पिरोने की जिम्मेदारी आपकी इसीलिए बनती है क्योंकि आप इस देश के किसी तरीके से, भले ही एक राज्य तक सीमित है सर, पर नुमाइंदे तो हैं या नहीं है नुमाइंदे? मैंने बार बार कहा कि आपको जम्मू कश्मीर के लोग हर उस कदम के साथ होंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले लेगी। इसके अलावा आप मुझसे क्या सुनना चाहती हैं, जरा आप बताइए। मैं ये सुनना चाहती हूं कि आप बोले पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है, पाकिस्तान ने कश्मीर में खून बहाया, अपने आतंकियों को भेजा, हम चुप रहे उस वक्त। 30 साल से हम चुप रहे उस वक्त। 30 साल से हमारा खून बह रहा है, हम बार बार कह रहे हैं। तो क्या किया आपने? पाकिस्तान से बात करने की बात की आपने, तब भी सर मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? तब भी आपने कहा कि पाकिस्तान से बात करिए, आज भी आप कहते हैं पाकिस्तान से बात करिए। 30 साल से पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने की बात कर सकते हैं क्या राठौर साहब? आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान को उसी जमीन में गाड़ दो, खत्म कर दो पाकिस्तान का नामो निशान, नक्शे से मिट जाए पाकिस्तान। कह सकते हैं ये आप, कह सकते हैं सर आप ये कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दे भारत की सरकार, कह सकते हैं ये? अगर आप कर सकते हैं तो करिए, कौन रोकता है आपको? चारू ना, कौन रोकता कौन है? चारू रोकता हूं आपको क्या? तो करिए ना, ठीक है ना, करिए ना। अगर आपको ये करना है तो करिए। करने वाले हैं। इस बात की उम्मीद मुझे थी भी नहीं वैसे राठौर साहब, क्योंकि अगर आप कुछ कर पाते होते तो आप कर चुके होते। नहीं, आपकी प्रॉब्लम ये है आप अगर कुछ कर, मेरी प्रॉब्लम नहीं है सर, प्रॉब्लम सोच की है, यहाँ पर होती है सारी प्रॉब्लम। थैंक गॉड ये प्रॉब्लम बहुत लोगों की खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिनकी ये प्रॉब्लम बरकरार है, ये बरकरार रहेगी, और इसको मिटाने का काम शायद ही कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप खुद इस प्रॉब्लम को खत्म नहीं करना चाहते जो ये सर ऊपरी माले में है, मस्तक में जो प्रॉब्लम है इसको खत्म नहीं कर पाएंगे सर। इसको बदलने के लिए बहुत जम्मू कश्मीर का एक फर्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हर उस कदम के साथ है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है। ठीक है सर, 30-30 सेकंड का जरा टाइमर रख रही हूं मैं, 30-30 सेकंड का। मुझे जल्दी से एक बार चारू आपके साथ शुरुआत करूंगी और फिर त्यागी साहब और साथ ही वोरा साहब से भी 30-30 सेकंड का क्लोजिंग कमेंट लूंगी। चारू देखिए, कुछ दुश्मन हमारे बॉर्डर के पार है, लेकिन कुछ दुश्मन हमारे देश के अंदर भी छुप कर बैठे हैं। ऐसे एक आतंकी हमले के बाद भी अगर कोई बातचीत करना चाहता है तो मुझे उनको कहना है कि
शर्म आती है मुझे आपको भारतीय कहने में। अगर ऐसे हमले के बाद भी आप बातचीत करना चाहते हैं, जैसा मैंने कहा कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता, आप हमको जवाब देना होगा और उस लेवल का जवाब देना होगा कि ये सारी चीजों पर फुल स्टॉप लग जाए। और सबसे पता है शर्मनाक और दर्दनाक बात इस बार क्या हुई है, ये किसी मिलिट्री बेस पर हमला नहीं था, ये किसी मिलिट्री बेस पर आतंकवादियों ने हमला नहीं किया था। ये हमला किया है उन लोगों पर जो अपने हॉलीडेज प्लान कर रहे थे, हनीमून पे गए थे, बच्चों को लेके घूमने गए थे। आपने भारत के दिल पर वार किया है और इसका जवाब उतनी ही ताकत के साथ मिलेगा कि त्यागी जी आपका क्लोजिंग कमेंट। त्यागी सर 30 सेकंड। देखिए, हमारे हर प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जवाहरलाल नेहरू ने इंडस वाटर ट्रीटी दी, ज्यादा उनके हक से पानी दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने 1975 का युद्ध जीतने के बाद भी हाजी पीर उनको वापस कर दिया। 1971 में इंदिरा गांधी ने 93,000 सिपाही वापस कर दिए। अटल बिहारी वाजपेयी वहां पर बाकायदा एक बस लेकर गए शांति की, और नरेंद्र मोदी भी वहां के प्राइम मिनिस्टर के घर में शादी में एक में गए थे। लेकिन हर बार पाकिस्तान ने हमारी कमर में छुरा घोंपा। लिहाजा अब जो इंसिडेंट हुई है ये आतंकी हमला नहीं है, ये प्रॉक्सी वार है, ये प्रॉक्सी वार है। और उसके बाद जब पाकिस्तान कहता है कि ये फ्रीडम फाइटर है, इसका मतलब अब उसका इलाज सीधे सीधे ताकत है। लिहाजा डिक्लेयर करो पाकिस्तान को, अब क्या देर है, डिक्लेयर करो कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है। ये हिंदुस्तान की तरफ से स्टेटमेंट जाना चाहिए। फौज कह रही है, लोग कह रहे हैं। थैंक यू मैम। इतना ही कहना चाहता हूँ, जो आतंक से पीड़ित लोग होते हैं वो टेबल पर बैठकर जो आतंक फैलाते हैं उनसे डिस्कशन नहीं करते आतंक के बारे में। मैं इतना ही कहूंगा कि सब आतंक की जड़ पाकिस्तानी फौज है, और अगर हम उस फौज को खत्म कर देते हैं, रावलपिंडी में उनके हेडक्वार्टर्स को उड़ा देते हैं, हम एहसान करेंगे ना केवल भारत के लोगों पर, पूरे विश्व के लोगों पर, और खास तौर से पाकिस्तान के लोगों पर। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। चारू आपका भी शुक्रिया, सुजाता जी आपका भी शुक्रिया, टीपी त्यागी सर, रफीक राथर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन भारत ने हमेशा पाकिस्तान के झूठ को एक्सपोज करने की कोशिश की और इस बार तो पाकिस्तान ने खुद ये कबूलनामा दे दिया है। लेकिन अब इसके आगे क्या ग्लोबल लेवल पर क्या पाकिस्तान को कंप्लीटली आइसोलेट किया जाएगा और क्या पाकिस्तान के लिए यही सही जवाब होगा, ये देखना होगा।